चलिए ध्यान दीजिए बेटा इधर। सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो अभी लास्ट टाइम हम लोग ने ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ा कि जब भी हम लोग एक कंडक्टर को झांक कर देखते हैं अंदर उसके, तो उसके अंदर कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडम इधर उधर के डायरेक्शन में मूव होते हैं विदाउट एनी प्रॉपर डायरेक्शन। तो किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से मैं अगर देखूंगा एक पर्टिकुलर टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इनिशियली तो हम जीरो मान के चलते हैं, वेक्टर सम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का तो वो जीरो आएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इधर अंदर जाते हुए नजर आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर भी आते हुए नजर आएंगे। मगर जब हम उसको बाहर की किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करते हैं, जब बाहर की किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को एक डायरेक्शन मिलता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक जगह से दूसरी जगह, फिर वहाँ पर करंट जनरेट होता है। मगर हम चाहते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, अगर मैं सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट लगा दूँ और नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगा दूँ, तो वो जो करंट का या इलेक्ट्रॉन का फ्लो डेवलप होगा वो जस्ट एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बस इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे जब तक कि इस कंडक्टर के इस हिस्से तक नहीं पहुंच जाते। बात समझ रहे हैं ना आप? ये एक कंडक्टर, और अगर मैंने मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की प्लेट लगा दिया, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट लगा दिया, तो मैं कहूँगा कि ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफकोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और यहाँ के सरफेस पे आके जमा हो जाएंगे। तो बस ये सिर्फ थोड़े ड्यूरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो होंगे, और जो थोड़े ड्यूरेशन के लिए जो फ्लो होंगे तो उसकी वजह से करंट जो जनरेट होगा वो भी क्या होगा, थोड़े से ही ड्यूरेशन के लिए जनरेट होगा, है ना। बट मैं तो चाहता हूँ कि ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलता रहे, है ना। मेरे को क्या फ़ायदा कि मैंने बटन चालू करा, पंखा हल्का सा हिला, हो गया ख़त्म, हो गया आगे हवा, ताज़ी हवा आगे, हो गया क्या मामला? नहीं, अपन तो चाहते हैं ये पंखा लगातार मूव होते रहे। अगर पंखा लगातार मूव होते रहे तो ये चार्जेस का फ्लो लगातार होता अपने को चाहिए होगा। अगर चार्जेस को लगातार फ्लो होना है तो चार्जेस को लगातार क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। अब ये लगातार काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलेगा, कहीं ना कहीं किसी एनर्जी के सोर्स से मिलेगा, है ना। तो अब वो एनर्जी का सोर्स क्या होगा, तो वो एनर्जी का सोर्स होगा हमारी बैटरी, हमारा सेल। सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है बता सकता है कोई? सेल होता है, बैटरी होती है। तेरी के यार ये पानी क्यों नहीं रखता? सेल होता है, बैटरी होती है ना। सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है? बैटरी बड़ी होती है ना, सेल से छठा फ़र्क होता है। सेल घड़ी में लगता है, बैटरी गाड़ी में लगती है, मोबाइल में भी लगती है ना बैटरी। हाँ, सेल को रिचार्जेबल सेल क्या है? वो वहाँ रखा हुआ रिचार्जेबल सेल। हाँ, सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है? अच्छा ये बताओ, ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या है? और ये सिंबल क्या है? सेल में और बैटरी में क्या फर्क आ जा रहा? इसमें से एक सिंबल सेल का है और एक सिंबल बैटरी का है, तो शायद वहां से हिंट आ जाए तुमको। एक सिंबल सेल का है और एक सिंबल बैटरी का है, पहचानो कौन किसका? सेल का कौन सा है? ये ऑफ कोर्स ये है सेल, और ये क्या है? बैटरी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना, उसको बैटरी कहा जाता है। आया समझ में? तो सेल्स की कॉम्बिनेशन अगर रहे ना, एक साथ कई सारे सेल्स कनेक्टेड रहे, तो सिस्टम को बैटरी कहा जाता है। तो वही सेल बैटरी एक ही चीज़ होती है ना। हो सकता है एक से काम चल गया तुम्हारा, कभी कभार एक से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल लगाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं बैटरी। बोलते हैं बैटरीज इंसर्ट कर रहे हैं हम, करें बैटरी। अब वहाँ पर भी जो आप बोले सर हमारे इसमें एक ही सेल, अरे भैया बैटरी लगती, तो एक बैटरी के अंदर कई सारे सेल्स रहते हैं,
है ना। तो खैर ये सेल एंड बैटरी के बीच का फ़र्क हो रहा। तो हम लोग कहेंगे कि इसके लिए फिर एक पावर सोर्स चाहिए। अब पावर सोर्स क्या होगा, तो पावर सोर्स तो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, बैटरीज बहुत अलग अलग टाइप की होती है, सेल है ना। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइट सेल जो मेन जो है आपका जो बताया गया है एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताया गया है ना। मगर मैं ड्राई सेल लेने वाला हूँ, ड्राई सेल का लेने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा उसी में आने वाला है। और वो कोई कंसेप्ट में चेंजेस करने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन डिटेल इंटरनल बारीकी से तुम्हारा स्टडी नहीं है, तुम्हारा सिर्फ ऊपर ऊपरी का जो बेसिक स्टडी जो दोनों में कॉमन है वो है। और कंपैरेटिवली ड्राई सेल का जो फंक्शन है उससे समझना आसान है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से समझने के बजाय। तो अगर आप एनसीईआरटी खोल कर देखोगे सर, आप बोलेंगे कि भाई उसमें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का दिया हुआ है, तो उसमें अलग है क्या? नहीं, पूरा सेम है ना। उसका जो रिजल्ट आता है, उसकी जो इक्वेशंस आते हैं, सब 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 सेम है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का और आपके ड्राई सेल का। तो खैर चलो ठीक है, अब क्या शॉल ला लिया पूरी से बड़ा। तो इमेजिन करो कि तुम्हारे पास ये एक सर्किट है, मैं यहां इमेजिन करता हूं कि भैया यहां मेरे पास एक बल्ब है। ये क्या है? बल्ब। ये टंगस्टन फिलामेंट है बल्ब का। ओके, अब देखो ये बल्ब एक किस्म का क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। बल्ब एक किस्म का क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। और अब मैं ये चाहता हूं कि लगातार ये ग्लो करता रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके साथ एक सेल या फिर एक बैटरी मुझे कनेक्ट करना पड़ेगी। सेल पकड़ लो, जो लगातार उसके चार्ज को क्या करता रहेगा? एनर्जी देते रहेगा। लो जाओ बेटा घूम फिर के आओ, नाश्ता करो, लो जाओ घूम फिर के आओ। तो ये लगातार उसको एनर्जी देता रहेगा, है ना। और वो चार्जेस घूम फिर के आएंगे, और ये जब तक लगातार एनर्जी मिल रही है, ये सेल आपका ग्लो होता रहेगा। याद रखें, ये एक किस्म का रेजिस्टर है। ये क्या करता है? यहाँ से जो चार्जेस एनर्जी लेकर आ रहे हैं, उनकी एनर्जी को क्या करता है? लूज करता है, लिबरेट करता है, एनर्जी लूज हो जाती है। और वही जो एनर्जी लूज होती है, यूज़ होती है, वो रोशनी के फॉर्म में इस्तेमाल, लाइट के फॉर्म में नज़र आती है। बचा कुचा आखिरी से जो बचा कुचा माल होता है वो है ना वापस आता है, और ये रिटर्न होता है नेगेटिव टर्मिनल के पास, है ना। ये देखो, ये जो सेल में इस तरह से जो सेल्स जैसे दो डंडियाँ नज़र आते हैं, ये बड़ी डंडी जो नज़र आती है, इसका मतलब होता है हाई पोटेंशियल, और इसका मतलब होता है लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये 10 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये लो पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, 0 वोल्ट भी हो सकता है, -10 वोल्ट भी हो सकता है, 2 वोल्ट भी हो सकता है। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इसकी पोटेंशियल वैल्यू हायर रहेगी और इसकी पोटेंशियल वैल्यू लोअर रहेगी, इससे कम रहेगी। वो किसी भी तरह से रह सकती ना। ये 10 है और ये अगर 9 है तो भी तो लो हुआ ना, तो भी तो लो पोटेंशियल है ना। ये 10 है, ये 0 है, तब भी लो पोटेंशियल हुआ, है ना। ये 10 है, ये -10 है, तब भी तो लो पोटेंशियल हुआ। आई बात समझ में? अगर ये -20 है और ये -10 है, तभी तो लो पोटेंशियल हुआ ना। तो भाई सिंपल ये याद रखना कि ये सिंपल, ये हाई बताता है कि हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल का मतलब है कि यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ जब चार्ज निकलेगा तो फुल एनर्जी के साथ निकलेगा, और जब वो लौट के वापस इधर आएगा, इस टर्मिनल पे जब वो पहुँचेगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? पूरी डाउन होगी, एकदम कम होगा, लो एनर्जी के साथ आएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करेगा बैटरी? उसको वापस से जैसे यहाँ पहुँचेगा, उसको एनर्जी देगा, और वो बोलेगा कि जा वापस से शुरू कर वहाँ से अपनी जर्नी को। यहाँ ये निगेटिव टर्मिनल के पास जैसे ही पहुँचेगा, बैटरी अपनी केमिकल रिएक्शन की मदद से क्या करेगी? उसको एनर्जाइज करेगी चार्ज को, और बोलेंगी जा इधर, कहाँ जा? पॉजिटिव टर्मिनल, और वहाँ से अपनी जर्नी की फिर से शुरुआत कर। अब इसी जर्नी को समझने के लिए इस सेल को या इस बैटरी को मैं थोड़ा सा अलग डायग्राम से इमेजिन करता हूँ, उससे वो समझना और भी ज़्यादा आसान होगा। जो एक्चुअल पेंसिल सेल होता है उसके जैसा, या ड्राई सेल होता है उसके जैसा मैं आपको बना के दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कि यहाँ ऐसा कुछ होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और इसमें एक छोटा सा एक नॉब जैसा निकला हुआ रहता है ना। और आपसे कहा जाता है कि ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है और ये वाला हिस्सा नेगेटिव। लिखा हुआ था इसके पीछे, है ना। यहाँ पॉजिटिव का साइन, प्लस साइन मिलेगा आपको, नेगेटिव का साइन कई बैटरी को देखे होंगे आपने। ये अंदर एक रीजन होता है इसका, मान लो इसको डार्क से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं। ये अलग अलग 2 रीजन होते हैं, वो क्या होते हैं अपने को अभी इससे मतलब नहीं है, मगर आप सीन सोचो। यहाँ पर ये अभी मान लो
ये पहली बार मैंने सेल को कनेक्ट किया, पहली बार मैंने सेल को कनेक्ट किया। मान लो कि इस वायर में मौजूद के जो चार्जेस थे, वायर में जो मौजूद चार्जेस थे, उनके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी, इनके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी। मान लो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट को आप क्या लिख सकते हो? 10 जूल पर कूलम, 10 जूल पर कूलम। ये सेल का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है ना, या सेल का ईएमएफ बोलूंगा मैं, यानी वो इतनी एनर्जी उसको देगा। वो बोलेगा ठीक है, ये चार्ज उसके पास जैसी आए, जैसी वो चार्जेस के साथ कनेक्ट हुआ, सेल ने देखा कि भैया इन चार्जेस के पास आगे बढ़ने की जरी सी भी एनर्जी नहीं, उसने उनको 10 वोल्ट की एनर्जी दिया। वोल्ट भी एक किस्म का एनर्जी है, एक कूलम के चार्ज के पास जो एनर्जी होती है उसको वोल्ट कहा जाता है। तो उसने एक कूलम के चार्ज को कितनी एनर्जी दिया? 10 जूल। चार्जेस बड़े जोश में आ गए, उनके पास आ गई एनर्जी, वो तेजी से गए भागते हुए इधर, है ना। तो ये चार्जेस तेजी से भागते हुए गए 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 और ये यहाँ से फ्लो होते हुए जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ से फ्लो होते हुए जा रहे हैं, अब जैसे ही यहाँ से जाएंगे, ये आया टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट म्हणजे काय? रेजिस्टेंस। वो क्या करेगा? चार्जेस की एनर्जी को कम करेगा, ड्रॉप करेगा, और वो एनर्जी को यूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और मान लो पूरी एनर्जी खोकर किसी तरह चार्ज धीरे 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 फिर वापस लौट के आ रहा है ना। इसने देखा कि भैया यार इसके पास तो कुछ भी एनर्जी नहीं, पूरा खत्म कर डाला इसने। इमेजिन कर लेते अपन यहाँ पर, जैसा इमेजिन कर रहे अपन, ठीक है। अब यहाँ ये क्या बोलेगा कि ठीक है मैं तुमको वापस दोबारा से एनर्जी देता हूँ, ये लो। इसने 10 जूल पर कूलम की एनर्जी वापस से दिया यहाँ पे। जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंचा, सेल ने क्या किया? देखा भैया ये तो पूरा भूखा प्यासा आया है, इसके पास कुछ भी नहीं है, उसका काम है 10 जूल की एनर्जी देना। वो क्या करेगा? 10 जूल पर कूलम की एनर्जी दे देगा, है ना। तो चलो ठीक है भाई, वो 10 जूल पर कूलम की एनर्जी दे दिया उसने। और जब वो आगे बढ़ेगा तो आसानी से आगे बढ़ जाएगा क्या? नहीं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से आया। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज अब आगे बढ़ने की जब कोशिश करेगा, प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज रीजन है। वो उसे क्या करेगा? रिपेल करेगा। साथ ही साथ यहाँ जो केमिकल्स होंगे उनके साथ भी उन चार्जेस का क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, है कि नहीं। आप भाई अब सीधा हवा में जाते हैं, सिंपली आप जा रहे रोड पे गाड़ी चलाते हुए, आपको हवा का फ्रिक्शन फील नहीं होता क्या? आप पानी में ऐसा हाथ घुमाओ, ऐसा पीछे, है ना, आपको पानी का फ्रिक्शन फील नहीं होता, अपोजिशन फील होता ना। तो वैसे ही जब ये चार्ज जाएगा तो ये क्या करेगा? अपोजिशन फील करेगा, है ना। चलो ठीक है भाई, मैं थोड़ा ज़्यादा ही एनर्जी कम कर डाला। एक काम करता हूँ, मुझे एनर्जी थोड़ा सा, मान लो ये 5 ज़्यादा हो जाएगा क्या? 3 वोल्ट खा जाता है, मतलब मान लो ये 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देगा ये, मतलब ये कितने का लूज करेगा? 3 वोल्ट का। तो जब ये लौट के आएगा तो ये देखेगा क्या? 7 जूल पर कूलम इसके पास एनर्जी है, मतलब वोल्टेज क्या है? लो है। अब ये क्या करेगा? 3 जूल उसको देगा। वो ले कितना कम हुआ? 3। तो ये ले 3 जूल और लेके जा और वापस जा, फिर से शुरुआत करते हैं। अब वो बोलेगा ठीक है मैं तेरे को 3 जूल दे देता हूँ। तो मैंने क्या किया? उसको लौट के आया तो 7 जूल था, उसको 3 जूल दे दिया मैंने। कुल मिला के कितना हो गया? 10 हो गया। 10। अब ये 10 जूल लेकर वो आगे बढ़ेगा, मगर हम बोलेंगे ठीक है तुमने जितना नया नया आया था, जब नया नया शुरुआत में तुमने कितना दिए थे उसको? 10। अरे जैसे ही तुमने सेल कनेक्ट किए, सेल ने इधर के चार्जेस को कितनी एनर्जी दिया? 10 जूल पर कूलम। हर एक कूलम के चार्ज को कितनी एनर्जी दिया? अरे हर एक कूलम के चार्ज को कितनी एनर्जी दिया? 10 जूल। ये 10 जूल लेके गए 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 गए, ये कौन मिला रास्ते में? रेजिस्टर या बल्ब। इसने कितनी खा गया? 3 वोल्ट। बचा कितना? 7। ये 7 के साथ लौट के वापस आया, है कि? फिर बैटरी ने क्या देखा? क्या हो गया मसला? हाँ तो इधर ध्यान दो, मैं डिस्टर्ब हो जा रहा। फिर बैटरी ने क्या की? बोली अरे भैया इसके पास तो एनर्जी कम है। बैटरी ने उसको दोबारा कितने देगी? 10। अब 10 जब देगी तो 3 दिया, 7 + 3 हो गए 10, है ना। अब भैया अब जब वो आगे जाएगा, अब वो जब आगे जाएगा तो अब ये जो आपका जो सेल है वो इसको इजीली जाने नहीं देगा, उसकी हल्की सी एनर्जी को चुरा लेगा। मान लो उसने 1 वोल्ट की एनर्जी को चुराया, यानी कितनी एनर्जी चुरा लिया उसने? 1 वोल्ट। तो जब वो यहां से यहां निकलेगा तो कितना रहेगा? 9। तो मुझे एक बात बता, यहां से जब निकला तो कितना निकला? 9 वोल्ट के साथ, है कि नहीं?
और आपने दिए कितने थे उसको भैया, पूरा यहां जब रेडी होकर बैठा था वो तो कितना था उसके पास 10 वोल्ट, और जब यहां निकला तो क्या 9 वोल्ट। तो भैया मैंने तो दिया था उसको 10 वोल्ट जिसको बोलते हैं आप ईएमएफ, है ना, मैंने तो दिया था उसको 10 वोल्ट जिसको बोलते हैं आप ईएमएफ, है ना, मगर भैया निकल रहा कितना, सिर्फ 9 वोल्ट। 1 वोल्ट गया कहां, तो 1 वोल्ट बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस ने खा गया, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस ने खा गया। तो बोले भैया वो 1 वोल्ट जो है ना वो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस ने खा गया। आई बात समझ में। तो भाई जो आपको टर्मिनल पे अब अवेलेबल मिल रहा है, टर्मिनल पे अब जो अवेलेबल मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितने का मिल रहा है 9 वोल्ट का। ये जो टर्मिनल पे अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम क्यों है, क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल ईएमएफ था उसमें से क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ने भी क्या किया, पोटेंशियल में ड्रॉप क्रिएट किया, यानी एनर्जी का लॉस क्रिएट किया, और उस एनर्जी के लॉस के वजह से जो आपको टर्मिनल में अवेलेबल मिल रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कैसा है बेटा, कम है। बात को समझ रहे क्या आप। क्या हुआ, बैटरी शुरुआत में तो ईएमएफ, देखो शुरू में तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहते हैं, क्योंकि आप बैटरी जब तक कनेक्ट नहीं करते सर्किट में से, जब तक ये सेल तैयार हो गया है, मान लो फैक्ट्री से तैयार हो गया है ना, अब जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करेंगे सर्किट पे तब तक के ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम है कि नहीं। आप कोई वोल्ट मीटर लगा के चेक करके देखोगे तो आप बोलेंगे 10 वोल्ट, वोल्ट मीटर चेक करके देखोगे तो ईएमएफ कितना 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना 10 वोल्ट। अभी शुरुआत में मसला क्या है कि जब तुम उसको सर्किट में कनेक्ट करते हो, चार्जेस को तुमको एनर्जी देते हो, एनर्जी देते हो चार्जेस को, एनर्जी मिली 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 और यार लौट के आया, एनर्जी कम हुआ चार्जेस का, है ना। आप देखेंगे इधर एनर्जी ज़्यादा है, ऑफकोर्स यहाँ एनर्जी कम है। आप पोटेंशियल टर्मिनल के टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है। आप ये चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे कि कितनी एनर्जी का फ़र्क आ रहा है, कितनी एनर्जी का फ़र्क आ रहा है। आप चेक करेंगे फ़र्क, अरे अच्छा यहाँ पर जब लौटा था, यहाँ से जब निकला तो 10 के साथ निकला था, है ना, और यहाँ जब आया 7 के साथ पहुँचा, कितने का फ़र्क आया, 3 का फ़र्क आया। अब वो बोलेगा ठीक है मैं 3 जूल की एनर्जी दे देता, मगर जब मैं 3 जूल की एनर्जी दूंगा तो वो पूरी की पूरी एनर्जी के साथ आएगा क्या इधर, नहीं। जब वो चार्ज आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, क्या होगा, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बैटरी की वो एनर्जी को क्या करेगी, लूज करेगी, है कि। इसने कितना दिया था, 3 जूल दे दिया था, इसने इंटरनल एनर्जी को लूज किया, और लूज करने के बाद 1 जूल का एनर्जी लूज हो गया। अब मैं बोलूँगा अब जब वो रेडी होकर इधर आया तो अब कितनी हो गई उसके पास, 9। हम लोग ने कितनी की उम्मीद किए थे, 10 की, मिला कितने का, 9 का। अच्छा ये जो लुल होकर आया था यहाँ पर वो कितना था, 7, है ना, और ये 9। शुरू में ये फ़र्क कितने का था, एकदम स्टार्टिंग में 3 का, है कि नहीं, और अब कितने का फ़र्क हो जाएगा, ये 9 और ये 7, कितने का फ़र्क हो गया, 2 का। अब भाई बताओ ये फ़र्क कहाँ से आया, 2 वोल्ट का फ़र्क आ गया ना इसमें। टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है कितने का फ़र्क आ गया, 2 वोल्ट का, है कि नहीं। चार्ज आने से पहले, चार्ज आने से पहले कितने का फ़र्क था वो, 3 का। अरे भाई देखो ना 10 लेके 7 निकला, है ना, 3 खर्च हो गया, है ना, सॉरी कितना, 7 के साथ वापस आया, यहाँ कितना निकला था, 10, पहुँचा कितना, 7। ये चार्ज अभी इधर गया नहीं, यहीं तक पहुँचा। तो मैं बोलूँगा ठीक है यहाँ से यहाँ आया चार्ज, तो मैं बोलूँगा कितने का फ़र्क आया, 3 का फ़र्क आया। अब जब चार्ज घुस के गया इधर इधर पहुँचा तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ने कितना खा गया, 1, है ना। तो अब बचा कितना फिर, 9। इसने ये 7 के साथ पहुँचा था, ये सेल ने क्या किया, 3 दे दिया उसको, ये ले तेरे को रिक्वायरमेंट कितने की है, 10, तेरे को 10 पूरा करना है ना, 3 वोल्ट रख मेरे तरफ से, हो गया पूरा 10। ये एक्साइटेड, मेरे पास 10 आ गए भैया, मैं आगे बढ़ रहा। मगर जब वो आगे बढ़ा तो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस ने क्या किया, 1 जूल खा गया। अब जब यहाँ पहुँचा तो 9, है कि नहीं। अब हम लोग कहेंगे अरे यार अब फ़र्क देखो तो टर्मिनल के बीच में का 9, और इधर शुरू में कितना था जब पहुँचा था तो 7। अरे यार ये टर्मिनल के बीच में जो फ़र्क आ रहा है, चार्ज जब यहाँ से यहाँ गया तो टर्मिनल के अंदर जो फ़र्क आ रहा है वो तो कितने का आ रहा है, 2 वोल्ट का आ रहा है। ये 2 वोल्ट कैसे के कम हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे के कम हो गया, आपने जो एनर्जी सप्लाई किए थे
उसमें से इंटरनल एनर्जी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, माइनस हो गया। आई आर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है ना, ओम्स पर पढ़े ना, V इज इक्वल टू आर आई, आई आर आ रहा है ना। तो ये क्या है, आर बोले तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। तो भैया ये क्या हुआ कि इसने इंटरनल रेजिस्टेंस ने इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर गया, खा गया, है ना, कहा गया, लॉस कर दिया, इन द सेंस व्हाटएवर। तो हम लोग कहेंगे अच्छा मतलब जो टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो सेल ने जो एनर्जी दिया, ये सेल ने जो ईएमएफ दिया, सेल ने जो ईएमएफ दिया प्लस सॉरी उसमें से माइनस आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना। सेल ने जो ईएमएफ दिया उसमें से माइनस क्या करो, इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, वो आपके लिए अवेलेबल होगा। आई बात समझ में आपको। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है कि वो जो बाहर के रेजिस्टर के लिए अवेलेबल है, बाहर के रेजिस्टर के लिए जो एनर्जी मेरे पास अवेलेबल है ना। और ईएमएफ मतलब क्या होता है, सबका मिलाकर, बाहर का प्लस अंदर का, है ना, मिलाकर कितना है वो। जैसे भैया घर में दावत है कि नहीं भाई, 10 लोगों की दावत है, 2 लोग घर के मेंबर है ना। अब मैं बोलूँगा भैया ठीक है, बाहर के भाई आप उसके हिसाब से रोटियां बना रहे है कि नहीं। अब मैंने बना लिया 24 रोटी, एक जन मान लो 2-2 रोटियां खाएगा, तो 24 आपने चपातीस बना लिए, है ना। अब 2 लोग ये भी नहीं, ये 2 लोग भी नहीं खाएंगे क्या, ये भी तो खाएंगे ना। अब मैं बोलूँगा 24 चपातीस, ये ओवरऑल बल्क में आपने बना के रखा, किसने बनाया, ये घर के मेंबर्स ने बनाए, है ना, 24 चपाती बनाई है ना। तो इन्होंने बनाया 24, है कि नहीं। उसमें से बाहर मेहमान के लिए हमको मालूम है पर हेड कितने खाने वाले, 2, तो बाहर के मेंबर्स के लिए कितने अवेलेबल होंगे, 20, है ना। और इंटरनल मेंबर्स के लिए कितना होगा, 4, है कि नहीं। इंटरनल मेंबर्स के लिए कितने होंगे, 4। तो भैया ये बाहर के लिए, तो इसीलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना। और ये इंटरनल मेंबर्स का है 4। अब पूरा कुल मिलाकर कितना है, ये 24। तो ये बाहर के सर्किट के वजह से जो पोटेंशियल में फर्क आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस, ये V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। और ये ईएमएफ बोले तो ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो। आई बात समझ में, है ना। ये ओवरऑल देखता है भाई, जब वो देखो यहाँ जब चार्ज पहुँचेगा, ये घूम फिर के आएगा, जब चार्ज पहुँचेगा ये वापस से रिचार्ज होगा, है कि नहीं। तो वहाँ पर जब वो देखेगा कि जब यहाँ पर खड़ा हुआ बंदा देखेगा, अरे तेरी एनर्जी तो बहुत कम दिख रही है कि नहीं, तो वो बोलेगा नहीं, अरे भैया ये देखो इसने तो 3 जूल खा गया, है ना, 3 वोल्ट खा गया, इसने भी 1 वोल्ट खा गया, इसने भी मेरा 1 वोल्ट खा गया। तो भैया अब वो क्या करेंगे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ले 4 रख ले, 3 + 1 4 रख ले, है कि नहीं। तो अब वही बात हो रही ना कि ईएमएफ किसके बराबर होगा फिर, EF इज इक्वल टू V प्लस I इंटू स्मॉल आर, V इज इक्वल टू V प्लस I इंटू स्मॉल आर। आया समझ में, EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस। अच्छा एक बात बता, तुमको मालूम है भाई, तुम जितनी तेज़ी से ट्रैवल करते, जैसे तुम बाइक चलाते हैं, तुम जितनी तेज़ी से बाइक चलाते, फ्रिक्शन फोर्स हवा का तुमको उतना ज़्यादा लगता है ना। बाल लहराते, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड है तो गाल भी लहराते, है ना। देखिए ये यहाँ से देखे होंगे तुमने, तुमको नहीं एक्सपीरियंस होगा, बॉयज़ को होगा, है ना। स्पीड अप करने के बाद ऐसा फील होता होगा, है कि नहीं। अब ऐसा है, तुमको मालूम है स्पीड बढ़ाने से फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है, स्पीड बढ़ाने से फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है। इमेजिन करो, इधर ध्यान दो रे। अब ऐसा है, मान लो मैं उसको उल्टा करता हूँ, स्पीड कम करता हूँ, यहाँ से चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं उनकी स्पीड कम करता हूँ, धीरे धीरे कम करते जाता हूँ। तो अगर मैं धीरे धीरे चार्जेस की स्पीड कम कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम वो भी कम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम कम हो गए तो क्या कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। अब मान लो एकदम करंट धीरे, चार्ज एकदम धीरे 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 ऐसा जा रहा, एकदम स्लो मोशन में जा रहा, है ना, इतना धीरे धीरे जा रहा। तो एकदम इतना धीरे धीरे अगर जाएगा तो भाई टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा हो जाने के लिए। तो अगर टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा, चार्जेस की क्वांटिटी बहुत कम है, तो तुमको नहीं लग रहा करंट बहुत ज़ीरो हो जा रहा, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जा रहा। तो अगर करंट ज़ीरो हो जा रहा, तो आई अगर ज़ीरो हो गया तो ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। इसीलिए ये भी कहा जाता है ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट।
व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अरे अभी शुरुआत में क्या बोला था मैंने कि भाई मान लो फैक्ट्री से नया तैयार एक सेल लेकर आया और मैंने क्या बोला था, उसका ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहे। अरे सिंपल सी बात है ना, ये चार्जेस यहाँ पर ये जो है एकदम एनर्जी देने को रेडी, 10 जूल की एनर्जी देने को रेडी। कोई चार्ज यहाँ पर है क्या, किसी कंडक्टर से पहुंचा चार्ज है यहाँ पे, तो इधर का एंड कितने पे होगा, 0 पे। इसने 10 की दिया हुआ है, यहाँ एंड कितना है, 0 पे। वो बात की बात है, तुम जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो फ्लो स्टार्ट होगा, है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या करेगा, एनर्जी यूज करेगा, फिर वापस आएगा, है ना। फिर एनर्जी जैसे यहाँ पहुंचेगा तो एनर्जी कम होगी, फिर उसके बाद ये जब अंदर से जाएगा तो एनर्जी और ज़्यादा कम होगी। तो वो बात की बात है उसके, है ना। समझ में आ रही है नहीं बात, समझ में। तो हम लोग वही बात कर रहे हैं बेटा कि यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है और ईएमएफ में मेन क्या फ़र्क होता है। मगर बहुत ज़्यादा अच्छी बात यह है, हमको इतने चीड़-फाड़ करना ही नहीं है एक्चुअल प्रॉब्लम्स में। हाँ, मगर देखो जब ईएमएफ ऑफ द सेल अगर लिखा हुआ आ जाए तो भाई समझ लो आपको पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को अलग अलग पकड़ना है। कुछ कुछ जगहों पे आगे जैसे पोटेंशियोमीटर, कुछ कंसेप्ट में, जैसे खास तौर से मैं बोलूँगा दूसरे चैप्टर्स में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को सेम मान के पढ़ाया गया। मगर अपन खास तौर से इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो इसके करंट इलेक्ट्रिसिटी इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हमको ये बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है। ईएमएफ को अलग पकड़ना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस को अलग पकड़ना पड़ता है। क्योंकि भैया देखो इंटरनल रेजिस्टेंस चाहे कितना भी बुरा हो मगर वो बहुत कम एनर्जी खाता है, बहुत कम एनर्जी का लॉस करता है। तो एक्चुअल में अगर ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो भाई मैं बोलूँगा अगर मान लो ईएमएफ 10 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस हार्डली 9.5 9.8 वोल्ट ऐसा होगा। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस से कितना खाया, 0.2 0.5, है ना। अपन तो खुशी खुशी देते, रख ले तू इतना, है कि। तो भाई अब मसला वही है, तो इसीलिए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन में सेम होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, है ना। तो इसीलिए उसको इग्नोर करता, अच्छा चल जाने, इतना थोड़ी खा रहे हो तू, रख ले, है ना। तो इसीलिए आप कई जगह पे ईएमएफ की जगह पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के डिफरेंस की जगह ईएमएफ लगा देते हो। मगर फिलहाल यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ अपने को डिटेल में स्टडी करना है। तो देखो जब भी सेल डिस्चार्ज करता है, करंट देता है, चार्जेस को एनर्जी देता है, डिस्चार्ज करना मतलब एनर्जी देना चार्जेस को, तो उस सिचुएशन में जो हमारी फॉर्मूले आते हैं, इक्वेशंस आती है, तो हम लोग इस इक्वेशन को ऐसा लिखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका, जस्ट अ मोमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल जो है आपका ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस आईआर के बराबर होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस आईआर के बराबर होगा। ओके ठीक है। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, मान लिया, इसको फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ, V प्लस आई आर। देखो ये E है, जनरली ईएमएफ को इसी सिंबल से दिया जाता है। वो मसला ऐसा है क्योंकि नहीं, हाँ एप्सिलॉन बोल सकते हैं। मेन मसला क्या है कि इस सेल को जनरली E से भी देते हैं, नोट्स में आपको ईएमएफ भी मिलेगा, E ऐसा भी मिलेगा ईएमएफ का, और ऐसा भी मिलेगा। रीज़न बिहाइंड दैट क्या होता है कि जब भी आप किसी सर्किट को स्टडी करते हैं तो आप उसकी लेबलिंग करते हैं, A B C, है ना, C D E। अगर मैंने ये सेल के ईएमएफ को भी E दिया, ये भी E दिया, तो कन्फ्यूजन है ये कौन से E की बात चल रही है, ये E है या फिर ये वाला E है। ये टर्मिनल का नाम है E, ये ईएमएफ E की बात चल रही है। तो ये कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप इसको ऐसा लिखते हैं, ईच बोलते हैं इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर उससे आप उसको कैपिटल E सादा लिखना है वो भी लिखो तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मग पुड़े का है। अब देखो मैं यहाँ पर जानता हूँ सिंस V इज इक्वल्स टू आर आई, कैपिटल V इज इक्वल्स टू आर आई, तो ईएमएफ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैपिटल आर आई प्लस आई इंटू स्मॉल आर, और ईएमएफ इज इक्वल्स टू आई कॉमन निकालो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये मेरे पास कुछ इक्वेशंस हैं जो अलग अलग तरह से यूज़ होते रहते हैं। ओके और कौन सा एक और इक्वेशन था, वो किसके फॉर्म में था, या फिर देखो यहाँ पे
और E इज इक्वल्स टू V प्लस I के जगह आप लिख सकते हैं V बाय कैपिटल R इंटू स्मॉल आर, V बाय कैपिटल R इंटू स्मॉल आर। तो आप V को कॉमन निकालो, 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, V कैपिटल R प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। एक ये फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है आपका इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं यहाँ पे। तो ये एक इक्वेशन है, फिर उसके बाद ये एक इक्वेशन है, करंट की इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, मतलब करंट नहीं है मेरे पास, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है मेरे पास। तो इन दैट सिचुएशन ये एक आपकी सिचुएशन आती है, क्योंकि जो करंट आपके बल्ब से फ्लो हो रहा होगा वही करंट आपका यहाँ पर भी फ्लो हो रहा होगा, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पर सेल का चार्जिंग हो रहा था। कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि सेल का डिस्चार्जिंग हो रहा था, सेल का चार्जिंग भी होता है, चार्जिंग ऑफ सेल। भाई इस कौन नहीं जानता हूँ इस चीज़ को। सुबह उठते से पहले सबसे पहला काम यही रहता अपना सभी का, है ना। चार्जर ढूंढो, चार्जिंग पे लगाओ, है ना, करके भाई तक के उठा के देखो कहाँ नहीं मिला मोबाइल तो और टेंशन आ जाता एकदम से, है ना, कहाँ क्या करके, है ना। क्या दानियाल टेंशन आता क्या? तो देखो वैसे करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल से अंदर एंटर होता है। मगर किसी सर्किट में अगर आपको पता चल रहा है कि करंट ऐसा एंटर हो रहा है रिवर्स में, मतलब उस सेल का वहाँ पर क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है। अब अगर उस सेल का चार्जिंग हो रहा है तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा, ये V इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर हो जाएगा। अरे करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, तो V इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर, है कि नहीं। ये इस तरह से हो जाता है, ये जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू V माइनस आई आर। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। देखो ईएमएफ म्हणजे क्या है, सबसे पहले ईएमएफ का नाम मतलब यही नहीं मालूम अपने ईएमएफ क्या है, क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है उसके ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट ये रिमेंबर वन थिंग, ये मिसनॉमर है कि ये फोर्स किसी किस्म का, ये किसी किस्म का फोर्स नहीं है ना, ये सिर्फ एनर्जी है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, बस इतना है। उसको ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फोर्स या एक ऐसी टेंडेंसी है जिसने इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट किया कि जाओ भाई पूरा घूम फिर के आ जाओ, है ना। अरे भाई इलेक्ट्रॉन्स के पास मोटिवेशन नाम की, मोटिवेशन बोले तो क्या एनर्जी की कमी थी, है कि भाई तुम्हारे पास एनर्जी थी नहीं, तुम भाई घूम फिर के आएंगे जाके। अब मान लो पैसा, अपनी एनर्जी बोले तो पैसा, तुम बड़ा मोटिवेशन हुआ, तुमको बोले भाई लद्दाख घूम के आना है मुझको, है ना, कश्मीर घूम के आना है ना, बाइक राइडिंग पे जाऊंगा, बोले रॉयल एनफील्ड पे जाऊंगा, बेहतरीन, है ना, चलाते हुए, है ना, लद्दाख कश्मीर घूम के आऊँगा। तुमने बजट निकाले, तुमने बजट निकाले, बोले कि यार 25-30 हज़ार 30 हज़ार का बजट है उसका, 30 हज़ार का, है ना। तुम तो घर पे जाके अपने वालिद साहब को या वालिदा को बोले 30 हज़ार चाहिए मुझे, लद्दाख घूम के आना है ना। अगर उन्होंने तुमको मोटिवेट करना चाहे, ये ले 30 क्या 30-40 रख, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बोले 30 ले, 30 पूरा घूम फिर के ऐश करके आ, तो वो तुमको क्या करे, घूम फिर के आने के लिए मोटिवेट कर रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, तुम पूरा घूम फिर के आ गए, खर्च करके आ गए, है ना। अब बोले मुझे कहाँ जाना है, अब दार्जिलिंग साइड में जाना है, तो बोले भाई मुझे उसके लिए और पैसा चाहिए 30-40 हज़ार, वो फिर से तुमको पैसे देंगे, ये ले जा बेटा घूम फिर के आ। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, रियलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है। तो भाई ये बार बार तुमको क्या कर रहे, एनर्जी के फॉर्म में पैसा प्रोवाइड कर, जा घूम के आ, तुम उनको मोटिवेट कर रहे हो।
वैसे ये जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला पूरा थक हार के आया है ना, और थक हार के इधर आया तो इसने क्या भाई आपको दिए भाई आगे कि भाई ये ले जा, एनर्जी दिया तेरे को, जा घूम के जे क्या। मगर भाई ठीक है, तो उसने देखा कि भाई इतना निकला, इतने से था, यहाँ से जब निकला था तो इतनी एनर्जी के साथ निकला था, जब यहाँ पहुँचा तो इतनी एनर्जी के साथ पहुँचा, मुझे उसके हिसाब से इतनी एनर्जी देना पड़ेगी, है कि नहीं। मगर भाई पता चला अंदर भी एक सेटिंग थी, है ना। बोले भाई पापा का मूड ठीक करने के लिए छोटे भाई ने बहुत वो करा था, वर्क किया था भाई कि नहीं नहीं दे दो, अच्छा ऐसा मान लो, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे सेट कर लो, है ना। एग्जाम्पल सब हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल सेट कर लो, ठीक है। तो 100-200 रुपये उसको भी देना पड़ेगा, है तो ठीक है, 100-200 रुपये रख ले, खुशी खुशी दे देंगे, बोले ठीक है रख ले, है ना, तेरे वजह से मेरे को वापस से मिले, ठीक है। तो वो तो क्या है, पापा तो बोलेंगे क्या 30 की ज़रूरत है, ठीक है ले 30 रख ले, है कि नहीं भाई। मगर अंदर है ना, छोटे वाले ने खा लिया थोड़े से, 100-200-500 रुपये जो भी है, ठीक है। मैं ज़रा EMF ले लेता हूँ, लिखो जब तक के। लिखो रे भाई लिखो, वहाँ पहुँचते से मैं इरेज करूँगा, न्यूमेरिकल लिखूँगा। है ना। इमेजिन तुम्हारे घर वाले बोल रहे जा बेटा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, देखो क्या हो ना बोले, बस बोल। NCERT का क्वेश्चन, नालायको इधर ध्यान दो जरा, बातों में बिजी है तुम लोग। A network of resistors तुम लोग सुबह में क्या खा के आए थे बॉयस, क्या खा के आए तुमने सुबह में? कुछ चीज़ गलत चीज़ खा ली तुमने, तुम्हारे अंदर जेनेटिकल चेंजेस आ गए, पूरे जेनेटिकल चेंजेस आ गए। औरतों वाली फितरत नज़र आ रही है मुझे थोड़ी सी यहाँ पर, मत खाना अगली बार सुबह। ओ भाई मेरे को एक चीज़ याद आई, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का एक टॉपिक तो रहेगा अपना, वो करंट हुआ चार्ज का, करंट निकालने का। टाइम मिला तो अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल मैं अपलोड नहीं करूंगा उसको भी। विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm as shown in figure. अनस तेरी आवाज़ आ रही मेरे को। अरे नालायक को बातें मत करो रे, तुम लोग ऐसा मानोगे नहीं, लोग बोलना कुछ है क्या तेरा, अभी जो मिला उससे ठोकता है एक आदमी तेरा, मुत्ते की सीधी की होंगी ऐसा।
चुपचाप ये क्वेश्चन लिखो, दम है तो उसको सॉल्व करो। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। 16 वोल्ट ऑफ द बैटरी, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पता लगाइए। ऑब्टेन करंट इन ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट पता लगाओ। तीसरा, ऑब्टेन potential drops VAB, VBC and VCD। ठीक है, 3 सवाल है आपसे। ये बेसिक है, वही जो अभी आपको बोला कि जो पार्ट छोड़िए एक्चुअली उससे रिलेटेड है वो ज़्यादा। सबसे पहले सर्किट को रिड्यूस करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगा लो। तुमको क्या नज़र आ रहा है, ये 4 और 4 कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में। तो ये तुमको कितना वैल्यू देगा? 2 ओम, है ना। 4 और 4 पैरेलल में 2 ओम। ये 12 और 6 कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। वंस अगेन कितना देगा ये? सॉरी 4 ओम आ रहा है क्या? 4 ओम। हाँ, 3 और 6 अगर 2 है तो 12 और 6, 3 और 4 अगर क्या है वो 3 और 6 अगर 2 ओम का देते हैं तो 6 और 12 4 ओम का देंगे। अब देखो ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये 4 ओम और ये 1 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है ना। तो ठीक है, तो पूरा का पूरा जो पहला जवाब है तुमको यही मिल गया। आर इक्विवेलेंट पूरे के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आएगा? वो आएगा 8 ओम। देख लो यहाँ पे ये आ गया 4 और 4 2, ये 1, ये 4 और ये 1, तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, तो ये 8 ओम आ गया। तो पहला जवाब मिल गया। अब हर एक रेजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट चाहिए मुझे। तो अगर हर एक रेजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा? टोटल करंट का निकालूंगा। नेट करंट क्या रहेगा? नेट करंट रहेगा मेरा I नेट इज इक्वल टू, इस EMF है कि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं दिया ना इसने। I नेट इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, या फिर E अपॉन R नेट बोल सकता मैं। EMF कितना है आपका? 16 और R नेट कितना है? 8, तो वो कितना हो जाएगा फिर बेटा? आपका 2 एम्पियर। तो पता चला कि हर एक मतलब सॉरी हर एक नहीं, टोटल करंट जो है वो कितना है आपका? 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं सिंपल, ये अब ये करंट 2 एम्पियर यहाँ से आएगा। ये बैटरी ने कितना करंट जनरेट की? 2 एम्पियर। वो 2 एम्पियर का करंट यहाँ से एंटर होगा। अब उसके सामने क्या मिलेगा उसको? ब्रांचेस। ब्रांचेस में रेजिस्टेंस कैसे हैं? इक्वल इक्वल है। ये 4 ओम का, ये भी 4 ओम का। तुमको नहीं लगता करंट बराबर बराबर में बटेगा? तो भाई हम लोग कहेंगे देखो भाई, तीसरी चीज़ जो आपसे हमसे पूछ रहे हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस, सॉरी दूसरी चीज़ है वो, और दोनों 4 ओम के रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा, वो रहेगा 1 एम्पियर का। बात समझेगा भैया? बैटरी ने कितना करंट जनरेट करी? 2 एम्पियर। वो आया 2 ब्रांचेस में बटा, तो ये आपका हो जाएगा 1 एम्पियर। और इस 1 ओम में क्या होगा? करंट वापस से जमा हो जाएगा करंट, ये 1 आके मिलकर वापस से फ्लोइंग है यहाँ से
तो वो हो जाएगा 2 एम्पियर। फिर ये 2 एम्पियर का करंट आएगा, फिर से ये 2 ब्रांचेस में बटेगा, है ना। अब ये 2 ब्रांचेस में अब इसके हिसाब से बढ़ेगा, क्या आपके किसके हिसाब से बढ़ेगा, रेजिस्टेंस के हिसाब से। अब देखो भाई खास बात यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं थोड़ा सा सेपरेटली देखूँ उसको, सेपरेटली थोड़ा एक रफ बनाकर देखता हूँ मैं, तो भाई देखो यहाँ से करंट कितना आ रहा है, 2 एम्पियर का। यहाँ पर ऐसे ब्रांचेस में 2 रेजिस्टर्स है ना। एक रेजिस्टर कितने का है बेटा आपका, 12 ओम का। दूसरा रेजिस्टर कितने का बेटा, 6 ओम का। ठीक है, ये 2 करंट का एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर का करंट आ रहा है। देखो अब यहाँ पर करंट मान लो आई है, स्मॉल आई ले लेता हूँ मैं, ये करंट स्मॉल आई है, तो तुमको नहीं लगता ये करंट आपका 2 माइनस स्मॉल आई होगा, 2 माइनस स्मॉल आई। अरे यहाँ से 2 एम्पियर का करंट एंटर हुआ ना, 2 में से आई इधर चला गया, अगर 2 में से आई इधर चला तो बचा कितना, 2 माइनस आई, तो 2 माइनस आई करंट इधर से फ्लो होगा। अच्छा एक बात बता, ये 12 ओम के रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा, आई, और यहाँ कितना फ्लो हो रहा, 2 माइनस आई। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, अबे ये पैरेलल में है ना रे, सीरीज कहाँ से हो रहे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या सेम रहता, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी मैं यहाँ लिख सकता कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ लिख सकता I इंटू 12 इज इक्वल टू 2 माइनस आई इंटू 6। देखो 6 1 जा 6 2 जा, तो ट्वाइस आई इज इक्वल टू 2 माइनस आई। इधर ध्यान दो, ट्वाइस आई माइनस 2 माइनस आई, माइनस आई उधर जाएगा तो वो हो जाएगा फिर 2i प्लस आई इज इक्वल्स टू 2 सॉरी आई इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा 2/3 एम्पियर। तो मतलब ये पता चला कि ये 12 ओम के रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा, 2/3 एम्पियर्स। अब सवाल उठा फिर 6 ओम के इसमें से कितना फ्लो होगा। अब देखो भाई यहाँ पर 6 ओम का मुझे निकालना है, तो फिर भैया आई 6 ओम, तो वेरी इजी, आपको क्या करना है 2 माइनस आपका ये क्या करना है 2/3। अब 2/3 3 2 जा 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, है ना, 6 माइनस 2 4/3 एम्पियर। तो 6 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा यहाँ पर 4/3 एम्पियर। तो भाई चलो ये भी पता चल गया। फिर वापस से ये आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस आता है, उसमें से तो टोटल करंट फ्लो होगा, तो आई इज इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। ठीक है, अब एग्जाम में तुमको इतना सब कुछ नहीं पूछेगा, हर एक का बताओ। एग्जाम में कोई एक बोलेगा तुमको, इसका बता दो, 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 कोई एक बोलेगा तुमको। नेक्स्ट एक और चीज तुमसे पूछा है VAB, VBC, VCD। वो आसान है काफी, हमको सिर्फ क्या करना है, टोटल करंट को आपको वहां के मौजूदा रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। VAB निकालने के लिए I इंटू या टोटल I नेट करंट इज इक्वल इंटू रेजिस्टेंस बिटवीन AB पता लगाना है आपको। बताओ टोटल करंट I कितना है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस अक्रॉस AB कितना है 2 ओम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना वो, तो 2 ओम, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। चलो VBC टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस BC। टोटल करंट है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस अक्रॉस BC कितना है बेटा 1, तो ये हो जाएगा जस्ट 1 यानी कि 2 वोल्ट। अब आया बचा VCD, यहाँ कितना रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो रेजिस्टेंस वो हो जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस अक्रॉस CD 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 8 वोल्ट। दिस इज इट, लिख डालो। कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो पूछ डालो। हाँ तो सेम है तो करंट इक्वल बटेगा ना।
रेजिस्टेंस के हिसाब से बटेगा ना, जहाँ पर रेजिस्टेंस कम है वहाँ करंट ज़्यादा जाता, और जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ करंट कम जाएगा। इक्वल है तो इक्वल इक्वल बढ़ गया हो करंट, है ना। और ये 1 आम तो इकलौता ही है, पूरे करंट उसके पास से जाएगा। बस ये था इसका निकालने के लिए। तो इसका निकालने के लिए अपने को सर्किट को अलग ही इमेजिन करना पड़ता, अलग सर्किट लेके चलो। पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, the storage battery of a car has an EMF 12 volt. First stop. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the बैटरी। बाप रे बाप। अमजद पानी दे दे यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। लिस्ट बनाओ क्या क्या दिया हुआ है आपको। मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ कर सकते हैं, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम से कम हो, है ना। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका नेग्लिजिबल है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट निकलेगा बैटरी में से, है ना। ध्यान दो इधर। तो I इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। अब ये वैल्यू जितनी कम उतना करंट ज़्यादा फ्लो होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखो बैटरी तो तुम लगा रहे तो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, अगर सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो भाई फॉर आई मैक्स आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल R को 0 करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट निकलेगा उसमें से फिर। तो EMF कितना है आपका 12, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.4, देखो कितना आएगा 4 3 30, है ना, 30 एम्पियर्स। लिखो। नेक्स्ट, a battery of EMF 10 volt and internal resistance
3 ohm is connected to a resistor, is connected to a resistor. Full stop. If the current कहाँ गए रे distance of the battery, if the current in the circuit is 0.5 ampere, comma, what is the resistance of the resistor? What is the resistance of the resistor? Question mark. What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? When the circuit is closed, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V की वैल्यू निकालना चाहिए, अच्छा निकालना है आपको, बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं आपको। EMF दिया बैटरी का, ध्यान दो रे इधर, V दिया हुआ है 10 वोल्ट, सॉरी EMF दिया हुआ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है 3 ओम, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है 0.5 एम्पियर और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी आपसे पूछा गया है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, हाँ 3 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम है, टर्मिनल नहीं रे, अच्छा दोनों निकालना है अपने को, हाँ फिर ये 3 ओम, अच्छा वही सॉरी, दोनों निकालना है अपने को, कैपिटल आर भी निकालना है, तो पहले कैपिटल आर निकालना पड़ेगा फिर आपको, है ना। आपको याद होगा एक मैंने फॉर्मूला बना के दिया था आपको जिसमें, अच्छा वी नहीं होना, फिर आपको आई आर प्लस स्मॉल आर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, E इज इक्वल्स टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मेरे पास E है, I है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं है, तो ये फॉर्मूले से पहले कैपिटल आर निकाल लो। तो देयरफॉर E इज 10, I 0.5, कैपिटल आर वी नीड, स्मॉल आर इज 3। 0.5 मतलब क्या हो गया, 1/2, 2 जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 20, कैपिटल आर प्लस 3, तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 17 ओम, ये आ गया आपका कैपिटल आर। अब आर आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इजीली निकल जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर से, है ना, और वो कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 17, 17 का आधा कितना होता, 8.5 वोल्ट। Next, a battery of EMF 2 volt
and internal resistance is connected in series with कहकशा a resistor of 10 ohm through an ammeter of resistance 2 ohm. Full stop. The ammeter reads 50 milliampere. Full stop. Calculate the value of internal resistance. Ammeter. तो देखो आपके पास एक बैटरी है जिसका EMF 2 वोल्ट है। तो यहाँ मेरे पास एक बैटरी है जिसका EMF 2 वोल्ट है और उसका कुछ ना कुछ एक कंसिडरिंग कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। उसे कनेक्ट किया गया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जिसकी वैल्यू 10 ओम है और इसमें से कितना करंट का फ्लो हो रहा है वो मेजर करने के लिए मैंने यहाँ रास्ते में एक एमीटर कनेक्ट कर दिया। मगर कोई भी जब डिवाइस कनेक्ट करते हैं आप सर्किट में उसका खुद का भी कुछ एक अपना रेजिस्टेंस होता है। तो इस एमीटर का भी एक अपना रेजिस्टेंस है, दैट इज 2 ओम, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो उसने बोला है कि भाई स्मॉल आर की वैल्यू पता लगा। अरे भाई वेरी सिंपल, देखो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर प्लस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस है सब लेना पड़ेगा आपको। तो I की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, दिया हुआ है कि नहीं? हाँ 50 मिली एम्पियर, 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर। EMF कितना दिया हुआ है आपको, 2 वोल्ट। कैपिटल R कितना है, 10 प्लस 2 प्लस स्मॉल r, है ना। अब 50 इंटू 10⁻³ 2/12 प्लस r करो मल्टीप्लाई, पता लगाओ स्मॉल r कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो जाएगा, 600। 600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कितना हो जाएगा, 0.6। तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस और ये हो जाएगा 0.05 टाइम्स ऑफ r इज इक्वल्स टू 2, है ना। ये 50 को आप 0.05 लिख सकते हैं ना, 50 इंटू 10⁻³ को, और ये बच गया इधर का 2। अब 2 में से 0.6 माइनस होगा, 0.05 टाइम्स ऑफ r कितना रहा, 1.4। हाँ 1.4 मैं 0.05 कर रहा था। तो r इक्वल्स टू फिर 1.4 अपॉन 0.05 कितना रहा, 28। ठीक है, दैट्स इट, ओके, दिस इज इट। बाकी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ओरली अभी बोल रहा हूँ क्वेश्चन।